इस बात की पड़ताल के लिए कि देश की राजनीति में कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हैं या बी टीम हैं। ये शब्द आपने बहुत सुने होंगे और इसका बहुत शोरगुल सुना होगा। विपक्ष की 15-17 जितनी पार्टियां हैं उनमें से 2-1 छोड़ दीजिए, वरना सब एक दूसरे पर यही आरोप लगा रही हैं कि ये भाजपा की बी टीम है या ये भाजपा के एजेंट है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस बात की पड़ताल कैसे हो और ऐसी पड़ताल कैसे हो जिस पे सब लोग भरोसा कर लें कि बीजेपी की बी टीम है आखिर कौन और बीजेपी की एजेंट कौन कौन पार्टियां हैं। सबके खिलाफ आरोप लगाएंगे तब तो बात नहीं बनेगी। न हो तो इस पर एक कंसेंसस बन जाए कि एनआईए जांच कर ले, सीबीआई पे भरोसा हो तो सीबीआई जांच कर ले, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाओ, वहां से कोई जांच कमेटी बनवाओ। ये तो पता लगे कि कौन एजेंट है, कितने एजेंट हैं। पटना में एक विपक्षी एकता की बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में 7 दल तो ऐसे शामिल थे जिनके कुल मिला के लोकसभा में 1 सदस्य था, 7 का। अब आप सोचिए, उनमें भी जितने दल 17 दल शामिल हुए उस बैठक में, उनमें अधिकांश एक दूसरे पर सार्वजनिक तौर पर मंच से माइक के जरिए ये आरोप लगाते रहे हैं कि फलनवा भाजपा का एजेंट है और फलनवा कहता कि ये भाजपा का एजेंट है। जरा देख लीजिए बानगी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत ही यहां से की थी कि सब मिले हुए हैं। इसी डायलॉग से वो आगे बढ़े और आज भी वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा को मजबूत कर रही है, कांग्रेस ही भाजपा के पीछे खड़ी है। आम आदमी पार्टी को भाजपा के साथ मिलके निपटाना चाहती है कांग्रेस। और दिल्ली के अध्यादेश के मसले पर तो केजरीवाल ने कही दिया कि कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ इसलिए नहीं खड़ी हो पा रही है क्योंकि वो भाजपा के साथ खड़ी है। यानी कांग्रेस भी भाजपा की एजेंट हो गई, बी टीम हो गई, अकॉर्डिंग टू आदरणीय केजरीवाल जी। अब आइए, मायावती जी की पार्टी प्रायः यह कहती है घोषित तौर पर कि समाजवादी पार्टी बस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। और समाजवादी पार्टी भी इस बात को अधिकृत तौर पर कहती रही है और कह रही है कि बसपा सपा को हराने के लिए भाजपा के इशारे पर काम करती है, भाजपा की एजेंट है। बसपा पर यही आरोप कांग्रेस भी लगाती है। यानी यहां भी भाजपा के एजेंट का आरोप सब एक दूसरे पर लगा रहे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ओवैसी कहते हैं आरजेडी, जेडीयू और सपा जैसी पार्टियां भाजपा के साथ मिलकर खेलती हैं और ये पार्टियां कह रही हैं कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है, ओवैसी की पार्टी। तो कुल मिला के परिदृश्य क्या है? परिदृश्य ये कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश भर में चुनावी महायुद्ध में उतरना चाहती हैं, वो आपस में भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। यही ना? क्योंकि अगर आपको एक दूसरे पर भरोसा होता तो भाजपा के एजेंट का आरोप तो नहीं लगाते, भाजपा की बी टीम का आरोप नहीं लगाते। आप जिन दलों के साथ आप एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं। अभी शरद पवार जी की पार्टी टूटी, एनसीपी, घर भी टूटा, भतीजा अलग हुआ।
बहुत सारे लोगों ने कहा, विपक्ष के ही दबी जुबान से सही, लेकिन कहा कि ऐसा तो नहीं कि ये पवार साहब की ही स्क्रिप्ट हो। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि शरद पवार भी भाजपा की बी टीम है क्या? भतीजे तो है ही। ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, भरोसे की कमी, आपको नहीं लगता विपक्ष का ये एक सबसे बड़ा संकट है? बिहार में आरजेडी और जेडीयू सरकार में साथ हैं, लेकिन भरोसा नहीं एक दूसरे पर। बीच बीच में तू में भी आप देखते हो जाती है, लेकिन फिर चूंकि अभी चल रहा है कुछ दिन साथ, इसलिए रफू करते हैं एक दूसरे के उदाहरण को। इस परिस्थिति में दो इस बातें सामने आती देश की। एक ये कि भाई भाजपा के बराबर कोई नहीं है, क्योंकि विपक्षी ही प्रचार कर रहे हैं देश में। आम आदमी ऐसे भी सोचता है कि भाई विपक्षी प्रचार कर रहे हैं कि फलाना बी टीम है, फलाना एजेंट है भाजपा का। इसका मतलब भाजपा ही इतनी बड़ी पार्टी है देश में अकेली, जिसने एजेंट भी रखे हैं और बी टीमें भी बनाई हैं। ठीक, तो आप विपक्ष के खेमे के युद्ध का मनोबल वैसे ही नीचे चला जाता है। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की पार्टी और अपना एक अलग रुख लेके चल रही है विपक्षी एकता के मसले पर। चंद्रशेखर राव देश भर में खुद भी घूम रहे हैं, सरकार मुख्यमंत्री हैं, इसलिए रुपया पैसा की व्यवस्था की कमी नहीं। राहुल जी तेलंगाना गए और उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव का रिमोट नरेंद्र मोदी के हाथ में है, मोदी ही चलाता है इसको। चंद्रशेखर राव को ये राहुल गांधी ने कहा, और मंच से कहा, माइक पर कहा ऐसे किसी मंच पर कांग्रेस नहीं हो सकती जिसमें केसीआर की पार्टी हो। अब तेलंगाना में खड़े होकर आपने चंद्रशेखर राव की पार्टी को घोषित कर दिया भाजपा का खिलौना, तो स्वाभाविक है उनकी पार्टी चंद्रशेखर राव केसीआर की पार्टी कांग्रेस को भाजपा का एजेंट स्वाभाविक तौर पर कहेगी, है ना? तो ये जो एक तू में वाली धारणा और उसी के समानांतर एकता के तथाकथित प्रयास, बात बने तो बने कैसे? और बात मान लीजिए आप कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा कर भी ले, तो आपका कोई अलायंस जैसी चीज जनता का भरोसा कैसे जीतेगा? आपकी विश्वसनीयता कैसे बनेगी? ममता जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कहती है कि ममता बनर्जी और भाजपा एक है, और ममता जी कहती हैं कि भाजपा की मदद के लिए अब सीपीएम भी खड़ी होती है। वो इतना गंभीर आरोप लगा देती है कि भाई ये सीपीएम कांग्रेस वाले में भी भाजपा के ही फोल्ड में खड़े हो जाते हैं टीएमसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। लो कर लो बात। और पूर्वोत्तर में, मेघालय में और उधर के राज्यों में ममता बनर्जी की पार्टी ने जब अपनी सक्रियता बढ़ाई तो कांग्रेस ने खुलेआम ये कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ममता बनर्जी आई हैं। यानी यहां भी एजेंट का काम हो गया, यहां भी बी टीम का काम हो गया। आप एक एक विपक्षी दल को देख लीजिए, उसके नेताओं के वक्तव्यों को देख लीजिए, किसी को किसी पर राई रत्ती भरोसा नहीं। तो निभाओगे कैसे? लिव इन रिलेशन भी हो, ब्याह न सही, तो भी भरोसा तो चाहिए ना। क्या ऐसे में लिव इन संभव है कि दोनों को लगे कि हम जरा भी देर को
आंख बंद किए तो जो दूसरा है वो घर का सामान सट्टा लेके भाग जाएगा? नहीं ना। ये भरोसा तो होना चाहिए कि हाँ, हम लोग कुछ देर पूरी विश्वसनीयता के साथ चलने को तैयार हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बाय डिफॉल्ट जो ताकत है वो ये भाव है विपक्ष का। कहीं किसी के मन में किसी के प्रति, दूसरे सहयोगी के प्रति कोई भरोसे का भाव ही नहीं। फिर जब आप कहीं बैठते हैं एक मंच पर तो हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि सबको पता है सीपीएम और ममता बनर्जी एक मंच पर आप मान लीजिए ठेल ठाल के ले भी आए तो बात कैसे बनेगी? अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस, किसी बात बनेगी? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये एक मुझे लगता है बड़ा संकट है, और ये संकट तब तक बरकरार रहेगा जब तक कोई बहुत बड़े कद का नेता, और विपक्ष के साथ एक संकट ये भी है कि उसके पास कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जिसकी नैतिक सत्ता इतनी बड़ी हो कि वो सारे दलों को एक साथ बैठाल कर उनके बीच में एक न्यूनतम भरोसा बहाल करा पाए। ये वैसे ही जैसा जयप्रकाश नारायण की नैतिक सत्ता के चलते इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता पार्टी का गठबंधन बना। जनता पार्टी आकार में आई थी, अस्तित्व में आई थी। वहां जेपी की नैतिक सत्ता थी जिसने सारे दलों को एक साथ एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया। कहा भाई ठीक है, आपके मतभेद होंगे, महत्वाकांक्षाओं का टकराव होगा, व्यक्तिगत पसंदगी नापसंदगी होगी, ठीक, लेकिन न्यूनतम एकता तो करनी ही होगी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, कोई भी नेता इतनी बड़ी नैतिक सत्ता का स्वामी नहीं है कि वो बाकी दलों को एक साथ बैठाल कर ये कहे कि नहीं, अपने अपने मन साफ करिए एक दूसरे के प्रति। भाजपा से तो तब आप लड़ेंगे ना जब आपस में पहले मन साफ करें। भाजपा से लड़ने के पहले की से जब आप एक्सरसाइज के लिए जाते हैं ना जिम में वर्कआउट करने, तो आपका जो ट्रेनर है वो आपको बताता है कि पहले वार्म अप एक्सरसाइज करिए, मतलब शरीर को ये अंबल डंबल भारी भारी सामान उठाने लायक पहले बनाओ। ऐसा नहीं डायरेक्ट सो के उठे और उठाने लगे, उसको कहते हैं वार्म अप एक्सरसाइज, यानी शरीर को उस अवस्था में लाइए। भाजपा से लड़ने के लिए गठबंधन तैयार करने से पहले ये जरूरी है कि गठबंधन में जितने भी दल हैं, वो आप सोचते हैं कि जो प्रस्तावित दल हो सकते हैं, वो आपस में कम से कम एक दूसरे के प्रति सार्वजनिक मंचों से अविश्वास व्यक्त करना तो बंद करें। और जब तक ये नहीं होता तब तक गठबंधन भी हवा में रहेगा और गठबंधन की भविष्य की योजनाएं भी हवा में रहेंगी। धन्यवाद।